जय हिंद दोस्तों। ये DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस 2015 का पेपर है। इसके शुरुआत के 100 क्वेश्चंस हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक काम आप सभी साथी कर लें। जो साथी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बराबर में एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान होता है, उसको क्लिक करें। उसमें सबसे ऊपर ऑल लिखा आएगा, उस पर टिक कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि वीडियो शेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है, बेहतर होगा कि जितने समय में मैं वीडियो शेयर करता हूं उतने समय में कोई एक नया क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूं। क्वेश्चन नंबर 101, प्रभाव समूह सबसे पहले यहाँ आरंभ हुए। स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो सबसे पहले प्रभाव समूह अमेरिका में आरंभ हुए और वहीं पर आजकल एक लॉबिंग नाम की व्यवस्था पाई जाती है। लॉबी कहते हैं जो विधायिका होती है, विधान निर्मात्री संस्था होती है, उसमें दर्शक दीर्घा जो होती है, तो वहाँ पर प्रभाव समूह या दबाव समूह के लोग आकर खड़े हो जाते हैं और वहीं से विभिन्न तरीकों से जो विधायक हैं उनको प्रभावित करते रहते हैं ताकि वो उनके फेवर में बोलें, उनके हितों को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 102, राजनीतिक दल सामान्यतः इस आधार पर बनता है। तो इसका है ऑप्शन बी सही, आम आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत। क्योंकि राजनीतिक दल वास्तव में ऐसे लोगों का ही एक समूह संगठन होता है जो किसी एक कार्यक्रम पर सहमत होते हैं, जिनकी राजनीतिक विचारधारा एक जैसी होती है और जो शासन या सत्ता पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 103, राजनीतिक दल गरीब लोगों की इस प्रकार सेवा करता है। ये क्वेश्चन पहले 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगने वाली राशि मुहैया कराकर। क्योंकि जो गरीब लोग हैं चुनाव में खर्च होने वाली जो राशि है वो उसको वहन नहीं कर सकते, तो इसका जो खर्चा है वो राजनीतिक दल उठा लेता है कई बार और इसलिए वो गरीब लोगों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 104, प्रभाव समूह अपने सदस्यों का हित इस पर दबाव डालकर आगे बढ़ाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान, अधिकारी, न्यायपालिका। ये ट्रांसलेशन बहुत खराब है। ये ऑप्शंस हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी या ऊपरी सभी, इन सभी पर दबाव बनाकर प्रभाव समूह अपने हितों को आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 105, लोक राय यानी पब्लिक ओपिनियन के कुछ वैशिष्ट्य निम्न दिए गए हैं, लेकिन उसमें एक गलती से सम्मिलित किया गया है। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से 3 विशेषताएं हैं लोकमत पब्लिक ओपिनियन की, एक नहीं है। लोक राय यह एक निश्चित राय होती है, सही बात है। लोक राय यह सशक्त चर्चा और कारणों पर आधारित होती है, ये भी ठीक है। सामान्यतः वह बुद्धिजीवी अल्पसंख्यकों की राय होती है, ये गलत है। क्योंकि लोकमत किसी सार्वजनिक मुद्दे पर लोगों की राय होती है जो आमतौर पर जनहित में होती है, लोकहित पर आधारित होती है और लोकतंत्र में लोकमत का बहुत अधिक महत्व होता है। पब्लिक ओपिनियन के नाम से एक किताब लिखी थी वॉल्टर लिपमैन ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, वॉल्टर लिपमैन पब्लिक ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 106, लोक राय की अनेक धाराओं में अखबार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखबार लोक राय का प्रभावी माध्यम हो सकता है यदि, तो अखबार जो शब्द है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेस है। तो कैसे हो सकता है वो प्रभावी माध्यम? वह सरकार की नीतियों से बद्ध है। यदि नीतियों से बंधा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि उनकी प्रशंसा करेगा, तो सही माध्यम नहीं हो सकता। वह मुक्त और निष्पक्ष है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, वह मुक्त और निष्पक्ष होना चाहिए। आजकल भारत में भी जो मुख्य धारा का मीडिया है उसकी कई लोग इस आधार पर आलोचना करते हैं कि वो मुक्त और निष्पक्ष नहीं रह गया है। क्वेश्चन नंबर 107, लोक राय यानी पब्लिक ओपिनियन की निम्न में से कौन सी अत्यंत बेहतर परिभाषा है? 107 में ऑप्शन ए है, विशिष्ट मामलों पर एक जैसे व्यक्तिगत राय का पूर्ण योग, बहुसंख्यकों की राय का जोड़, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दी गई राय का पूर्ण योग, राजनीतिक समुदाय में राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विचार जो अपेक्षाकृत बड़े वर्ग में बोले और बांटे जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन पब्लिक ओपिनियन के साधन की सूची में गलती से सम्मिलित किया गया है? यानी लोकमत के निर्माण के कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, उसमें
प्रेस यानी अखबार बिल्कुल सही है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल हैं, ऊपरी में से कोई नहीं। तो ये तीनों ही जो साधन हैं इनसे लोकमत बनता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी होगा सही। आप ऑप्शन डी को टिक कीजिएगा। इसके अलावा धार्मिक संगठन हैं, राजनीतिक दल तो हैं ही, व्यवस्थापिकाएं हैं, ये सब भी कुछ व्यक्तिगत जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वो भी लोकमत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, किसी सार्वजनिक मुद्दे पर लोगों की राय तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर 109, लोकतंत्र सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोक राय कितने दर्जे से सशक्त, विकसित और प्रभावी है कि सरकार की करनी और नीतियों पर नियंत्रण कर सके। यह किसने कहा? तो ये कोटेशन है गैटेल की। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 110, जो विषय समुदाय को प्रभावित करता है या दिलचस्पी पैदा करता है, ऐसे विषयों पर आदमियों के विचारों का पूर्ण योग ही पब्लिक ओपिनियन सामान्यतः दर्शाती है। यह कथन किसका है? तो 110 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स ब्राइस। और इनकी 1921 की एक फेमस किताब है मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921। क्वेश्चन नंबर 111, पब्लिक ओपिनियन की सशक्त वृद्धि के लिए निम्न में से कौन आत्मघातक है? टेलीविज़न बिल्कुल भी आत्मघातक नहीं है, लोकमत निर्माण का एक साधन है। रेडियो भी एक साधन है, सिनेमा भी एक साधन है, सनसनीखेज पत्रकारिता ये बिल्कुल आत्मघातक है लोक राय की सशक्त वृद्धि के लिए। उसमें खबरें दिखाई जाती हैं वो जिनसे टीआरपी बनती है, चाहे वो खबरें गलत हों, फैक्ट पर आधारित ना हों, चाहे वो झूठी हों। तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, जॉर्ज हॉरेस गैलप जिसने गैलप पोल पद्धति का आविष्कार किया वह यहाँ से था। तो गैलप अमेरिका के विद्वान थे और उन्होंने लोक राय के जांचने के लिए 1935 में गैलप कंपनी एक स्थापित की थी। ये वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है उसमें स्थित है। ओपिनियन पोल की शुरुआत इसी से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 113, पब्लिक ओपिनियन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? लोकतांत्रिक पद्धति, तानाशाही पद्धति, लोकतांत्रिक और तानाशाही दोनों पद्धति, सभी प्रकार की राजनीतिक दलों पर निर्विघ्न संचालन। तो इसमें मैंने पहले भी बताया एक लाइन में कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक पद्धति में पब्लिक ओपिनियन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तानाशाही पद्धति में लोकमत का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जो तानाशाह होता है वो लोकमत को कंसीडर ही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 114, वाक स्वातंत्र्य इसकी विशेषता है, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसकी विशेषता है? लोकतांत्रिक संविधान की, सर्वसत्तात्मक संविधान की। लोकतांत्रिक और सर्वसत्तात्मक संविधान दोनों की, ऊपरी में से कोई नहीं। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो एक बहुत महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार माना जाता है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी लोकतांत्रिक संविधान की आवश्यक विशेषता होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सा संविधान वाक स्वातंत्र्य का अधिकार स्वीकृत करता है? 1874 का स्विस संविधान, 1936 का रूसी संविधान, 1946 का जापानी संविधान, या ऊपर में से कोई नहीं। तो इसमें है ऑप्शन डी सही, ऊपर में से कोई नहीं। लेकिन आजकल जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो लोकतांत्रिक हैं वहाँ पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उपबंध किया गया है। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ तब 7 मौलिक अधिकार थे जो भारतीय नागरिकों और व्यक्तियों को प्राप्त थे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आपको बताता चलूँ, एक सवाल अक्सर ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो उसमें आप याद कर लीजिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार ऐसे हैं इन आर्टिकल्स में जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी जितने भी अधिकार हैं वो व्यक्तियों को प्राप्त हैं, यानी ऐसे लोग भी जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन किन्हीं कारणों से, शिक्षा संबंधी कारणों से, व्यवसाय संबंधी कारणों से भारत के क्षेत्र में रहते हैं। तो मैंने बता रहा था कि आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है
उसमें आर्टिकल 19(1) कै यानी 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। हालांकि आर्टिकल 19(1)(2) में इस पर युक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं। उनकी चर्चा हम करेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको मैं जो 2018 का पेपर है उसमें भी डिस्कस कर चुका हूँ। अंग्रेज विधिवेत्ता ब्लैकस्टोन नहीं मानता था कि वाक स्वातंत्र्य के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकता है। 19वीं सदी का फ्रेंच तत्वज्ञानी नहीं मानता था कि वाक स्वातंत्र्य के लिए सेंसर व्यवस्था कोई अड़ंगा बन सकता है। अमेरिकी कोर्ट यह नहीं मानता कि पूर्व सेंसर व्यवस्था वाक स्वातंत्र्य के लिए कोई प्रतिबंध है। डी, ऊपरी सभी मानते हैं कि सेंसर व्यवस्था यह वाक स्वातंत्र्य के लिए नियंत्रण है। तो सेंसर व्यवस्था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नियंत्रण है, ये बहुत स्पष्ट सी बात है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 117, ये कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन केवल इंग्लिश में हैं, डिस्कस करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेस हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू, हाल ही के वर्षों में प्रेस का महत्व इन कारणों से बढ़ गया है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर इन लार्ज क्वालिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी शिक्षा के विस्तार के कारण हाल ही के वर्षों में प्रेस का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 118, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड्स, यानी प्रेस की स्वतंत्रता में क्या क्या आता है? राइट टू प्रिंट एंड पब्लिश न्यूज़ एंड व्यूज़, बिल्कुल ठीक है। टू डिस्ट्रीब्यूट और सर्कुलेट द प्रिंटेड मैटर्स, ये भी एकदम ठीक है। टू कमेंट ऑन द पब्लिक अफेयर्स एंड क्रिटिसाइज पब्लिक मैन एंड मीजर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, निम्नलिखित में से कौन सी बात फ्रीडम ऑफ प्रेस में नहीं आती है? राइट टू प्रिंट पब्लिक न्यूज़ एंड व्यूज़, ये हम ऊपर कर चुके हैं डिस्कस, आती है बिल्कुल। राइट टू गैदर न्यूज़, न्यूज़ इकट्ठे करने का अधिकार भी आता है। फ्रीडम नॉट टू पब्लिश एनी न्यूज़, कोई भी न्यूज़ पब्लिश ना करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल कॉरस्पॉन्डेंस और अदर मैटर्स। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 120, इंडियन फ्रीडम ऑफ प्रेस इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में विशिष्टतया जिक्र किया गया है। इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसमें अंतर्निहित अधिकार है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। आर्टिकल 19(1) कै में इसको इम्प्लाइड राइट माना गया है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, और उसको संविधान की व्याख्या का भी अंतिम अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है उसमें इम्प्लाइड राइट के रूप में आता है। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन से क्राइटेरिया ऐसा है जिसको भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस को रेस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंधित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल किया जा सकता है राज्य की सुरक्षा के हित में। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, विदेशों के साथ मित्रवत संबंध, इस आधार पर भी किया जा सकता है। अनड्यू क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, सरकार की नीतियों की अनड्यू यानी अनुचित आलोचना के आधार पर। डिसेंसी और मोरलिटी, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी सरकार की जो नीतियां हैं उनकी कोई व्यक्ति आलोचना करता है ड्यू या अनड्यू, तो उस आधार पर उसकी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 122, द लिबरलिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू, तो ऑप्शन ए सही है, अर्ली ग्रीक थिंकर्स। क्वेश्चन नंबर 123, लिबरलिज्म बिकेम ए डेफिनिट थियरी और फिलोसफी ओनली इन, यानी उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत या फिलोसफी इस शताब्दी में बना, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या वर्तमान शताब्दी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 124, लिबरलिज्म इज ए फिलोसफी फ्लोरिश्ड मैक्सिमम इन, उदारवाद एक ऐसी फिलोसफी, एक ऐसा दर्शन है जो इस जगह पर सबसे ज़्यादा फला फूला, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। तो आपको पता होगा कि इंग्लैंड में ये सबसे ज़्यादा फला फूला, ऑप्शन ए सही है। आपको ये भी मालूम होगा, मैंने पहले डिस्कस किया है कि जॉन लॉक
जो एक ब्रिटिश संविदावादी विचारक है, उसको उदारवाद के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। उदारवाद बेसिकली एक ऐसी विचारधारा है जो आर्थिक गतिविधियों में राज्य के कम से कम नियंत्रण की बात करती है, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत अधिक महत्व देती है और ये मानकर चलती है कि राज्य को कम से कम काम करने चाहिए और अधिकतम क्षेत्रों में व्यक्ति को मुक्त रखना चाहिए, उस पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रखने चाहिए। संपत्ति का अधिकार लिबरलिज्म के केंद्र में होता है, निजी संपत्ति का विचार, यानी लिबरलिज्म निजी संपत्ति का समर्थक होता है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 125, लिबरलिज्म फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड बिकॉज, इंग्लैंड में लिबरलिज्म फला फूला क्योंकि it has a strong middle class, it was an industrially advanced country, it has a monarchical system of government, it has an unwritten constitution। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन है it has a strong middle class, इसमें एक समर्थ मिडिल क्लास थी, तो ये ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 126, प्रतिष्ठित उदारवादियों यानी क्लासिकल लिबरल्स का विचार था कि प्रबल देशों का दुर्बल देशों पर शासन करने का अधिकार है। जी नहीं, कोई भी देश दूसरे से अनुचित लाभ लेने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है, किसी भी देश को दूसरे से अनुचित लाभ लेने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127, उदारवाद का एक सिद्धांत व्यक्तिवाद इसकी वकालत करता था, यानी व्यक्तिवाद जो उदारवाद का ही एक सिद्धांत है, किसकी वकालत करता है? अत्यधिक शासन नियंत्रण, अत्यधिक व्यक्तिगत आज़ादी, अखबार सेंसर व्यवस्था, नैतिक जीवन का विकास। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अत्यधिक व्यक्तिगत आज़ादी की। व्यक्तिवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है और उसे कम से कम काम सौंपना चाहता है, यानी उसका कम से कम नियंत्रण चाहता है, और वो ये मानता है कि जितना अधिक कार्य राज्य करेगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उतना ही अधिक हस्तक्षेप करेगा। एडम स्मिथ हैं, माल्थस रिकार्डो, और उसके अलावा राजनीति विज्ञान में जेएस मिल, जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सबको व्यक्तिवादी के रूप में हम लोग पढ़ते और जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, व्यक्तिवाद का आर्थिक औचित्य इसने दिया, किसने दिया? एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, जेएस मिल। तो एडम स्मिथ इसमें सही आंसर है। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जानते हैं। 1776 में उन्होंने एक बहुत फेमस किताब की रचना की और वो किताब थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको शॉर्ट टाइटल हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। और इसमें ही इन्होंने लेसेस फेयर, जो एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, लेसेस फेयर जिसकी हिंदी निकलती है, उसे खुला छोड़ दो, इसका सिद्धांत दिया और राज्य के कम से कम हस्तक्षेप की बात की आर्थिक गतिविधियों में। क्वेश्चन नंबर 129, द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने पर एक शास्त्रीय प्रबंध है, इसने लिखी। तो हम डिस्कस कर चुके हैं एडम स्मिथ ने। माल्थस को उसके जनसंख्या सिद्धांत के लिए जाना जाता है और रिकार्डो को कर या लगान के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, व्यक्तिवाद का सामाजिक और राजनीतिक औचित्य इसने दिया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जेएस मिल या मैकाइवर। तो क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर है जेएस मिल। जेएस मिल स्वतंत्रता संबंधी विचार के लिए बहुत विख्यात विचारक है। उनकी पत्नी का नाम था हैरियट टेलर, जिनके प्रभाव में उन्होंने ये मानिएगा कि महिला मताधिकार का बहुत भारी समर्थन किया था और उनको इसीलिए एक नारीवादी विचारक के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं। उनकी कुछ किताबें हैं बड़ी फेमस। 1859 की एक किताब है उनकी, एस्से ऑन लिबर्टी, जिसको हम आमतौर पर ऑन लिबर्टी के नाम से पढ़ते हैं। दूसरी उनकी किताब है कंसीडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, 1861 की। 1869 की एक किताब है उनकी, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। तो ये तीन किताबें उनकी बहुत फेमस है। वो एक और सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और वो सिद्धांत है स्वविषयक और परविषयक कार्यों का। राज्य को कितना हस्तक्षेप करना चाहिए, कहाँ उसे प्रतिबंध लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए जेएस मिल एक फॉर्मूला सुझाता है और वो ये कहता है कि व्यक्ति जितने भी कार्य करता है उसको दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक तरफ रखिए स्वविषयक यानी सेल्फ रिगार्डिंग वर्क्स और दूसरी तरफ अदर्स रिगार्डिंग यानी परविषयक।
तो ऐसे काम जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही पड़ता है, जो कर रहा है केवल वही उससे प्रभावित होता है, ऐसे कार्यों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जबकि जो परविषयक कार्य हैं, व्यक्ति के ऐसे कार्य जिनका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है, उनमें राज्य को मर्यादाएं लगानी चाहिए, नियंत्रण लगाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 131, उदारवाद को 19वीं सदी में रचनात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय इसको जाता है। बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन या एडम स्मिथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य का सावयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिक थियरी ऑफ स्टेट दिया है। यद्यपि पहली बार राजनीति विज्ञान में ऑर्गेनिक थियरी को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता था प्लेटो को, जिसने कहा था कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है, उसका ही विस्तृत रूप है। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको एक स्पष्ट सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया और व्यक्ति के शरीर से राज्य की तुलना की। उनकी एक किताब है द सिंस ऑफ लेजिस्लेटर्स, विधायकों के पाप, और दूसरी किताब है मैन वर्सेस द स्टेट। ये भी एक व्यक्तिवादी विचारक हैं जो राज्य को कम से कम काम सौंपना चाहते हैं, और इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने जीव शास्त्रीय तर्क दिए हैं, बायोलॉजिकल तर्क दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 132, उदारवाद के आदर्शवादी संस्करण पर इसका असर था। तो ऑप्शन ए सही है, बर्नार्ड बोसांके। बोसांके की अधिकारों की परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 133, आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद से इस प्रकार अलग है। ऑप्शन ए, वह व्यक्तिगत आज़ादी की हिमायत नहीं करता, वह लोकतंत्र प्रणाली के विरुद्ध है, वह मुक्त उद्योग की हिमायत करता है, वह विश्व को सर्व प्रकार की तानाशाही और शोषण से मुक्त देखना चाहता है। तो ऑप्शन डी एकदम सही है, वह विश्व को सर्व प्रकार की तानाशाही और शोषण से मुक्त देखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 134, आधुनिक व्यक्तिवाद जो तीव्र सामूहिकवाद की प्रतिक्रिया में उभरा, यह 19वीं सदी वाले व्यक्तिवाद से इस तरह अलग है। वह व्यक्ति के बजाय समूह पर ध्यान डालता है, वह शासन के समाप्ति की वकालत करता है, वह देश के लिए अत्यधिक कार्य की हिमायत करता है, वह व्यक्ति को संपूर्ण आज़ादी के पक्ष में है। तो इसका सही आंसर है कि आधुनिक उदारवाद वह व्यक्ति के बजाय समूह पर ध्यान केंद्रित करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135, आधुनिक व्यक्तिपरक देश को मानते हैं, यानी आधुनिक व्यक्तिवादी। तो आधुनिक व्यक्तिवादी देश को इंडिस्पेंसिबल यानी अनिवार्य मानते हैं, ऑप्शन बी सही है। जबकि जो व्यक्तिवादी थे, क्लासिकल इंडिविजुअलिस्ट थे, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे, लेकिन वो इंडिस्पेंसिबल नहीं मानते थे। तो ये अंतर है दोनों में, आधुनिक व्यक्तिवादियों में और क्लासिकल व्यक्तिवादियों में। क्वेश्चन नंबर 136, उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म जो उदारवाद का एक और सिद्धांत है का संबंध इस नाम से है। तो आप पढ़ के जान गए होंगे, हेगल, बेंथम, लॉक, ग्रीन। इसका संबंध है जेरमी बेंथम से। जेरमी बेंथम बेसिकली एक विधि शास्त्री हैं इंग्लैंड के, और उन्होंने विधि सुधार पर बहुत अच्छा काम किया था। बेंथम को हम राजनीति विज्ञान में उपयोगितावाद के समर्थक के रूप में, सिद्धांतकार के रूप में पढ़ते हैं। उसका बड़ा फेमस कोट है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही राज्य का प्रमुख कार्य है। और उन्होंने कहा था, एक और बात उनके संबंध में ये है कि वो सुख और दुख में केवल क्वांटिटी का भेद मानते थे, क्वालिटी का भेद नहीं मानते थे। उनके शिष्य थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, सुख और दुख में क्वांटिटी का भेद होता ही है, उसके साथ साथ क्वालिटी यानी गुण का भेद भी होता है। जहाँ बेंथम ये मानते थे कि यदि आनंद की मात्रा, सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन का खेल और कविता पाठ एक जैसा ही है। तो J.S. मिल ने इसमें परिवर्तन किया और सुख और दुख में गुणात्मक भेद भी बताया। क्वेश्चन नंबर 137, अत्यधिक संख्याओं का अत्यधिक हित यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, यह सिद्धांत की वकालत इसने दी। तो इस सिद्धांत की वकालत दी थी उपयोगितावादियों ने, और उसमें सबसे प्रमुख नाम किसका है? जेरेमी बेंथम का। जेरेमी बेंथम ने पैन ऑप्टिकन
के नाम से एक योजना दी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो पैन ऑप्टिकन बेंथम की जेल सुधार योजना थी। क्वेश्चन नंबर 138, व्यक्तिवाद को यह भी कहते हैं, आदर्शवाद, श्रमिक संघवाद, हस्तक्षेप, सामूहिकवाद। तो लेसिस फेयर, ऑप्शन सी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है लेसिस फेयर। तो व्यक्तिवाद को लेसिस फेयर के नाम से भी जानते हैं। लेसिस फेयर फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है उसे खुला छोड़ दो, लेट हिम बी फ्री। क्वेश्चन नंबर 139, पोस्ट कॉर्ब शब्द किसने बनाया? तो पोस्ट कॉर्ब लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र से संबंधित है और ये शब्द बनाया था लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक ने ये शब्द बनाया। तो इसकी फुल फॉर्म भी हम लोग देखते हैं। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ ये एक शब्द है कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। ये इसकी फुल फॉर्म हुई। लेकिन एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि इसमें कितने शब्द हैं? तो इसमें 7 शब्द हैं। आप गिनोगे तो 8 बैठेंगे, लेकिन सी और ओ ये दोनों एक ही में काउंट होंगे, तो कुल मिलाकर 7 शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 140, आधुनिक व्यक्तिवाद इसके विरुद्ध की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। तो हम ऊपर एक क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं इसको। तो ऑप्शन ए सही है इसका एकदम से। तीव्र सामूहिकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में आधुनिक व्यक्तिवाद उभरा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण हिमायक है, समर्थक है? जे.एस. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, ग्राहम वालास। तो ग्राहम वालास जिन्होंने एक किताब लिखी थी 1908 में, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और वो राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान के समर्थक थे। यानी राजनीतिक अध्ययन में, पॉलिटिकल स्टडीज़ में मनोविज्ञान का भी सहारा लेना चाहिए, इस बात के वो समर्थक थे। उनकी किताब का नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और उनको आधुनिक व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, विकासवादी समाजवाद विश्वास करता है कि? तो समाजवाद की बेसिकली 2 धाराएं हैं, एक विकासवादी समाजवाद और दूसरा क्रांतिकारी समाजवाद। विकासवादी समाजवाद के अंतर कौन कौन से आते हैं? फैबियन समाजवाद, गिल्ड समाजवाद और राजकीय समाजवाद। ये जो विकासवादी समाजवादी हैं ये कहते हैं कि समाज में बदलाव शांतिपूर्ण तरीकों से, शिक्षा के माध्यम से धीरे धीरे लाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत है क्रांतिकारी समाजवाद। उसमें कौन कौन से आते हैं? मार्क्सवाद, अराजकतावाद, श्रमिक संघवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवाद, ये सब आते हैं क्रांतिकारी समाजवाद में। और क्रांतिकारी समाजवादी ये मानते हैं कि भैया समाज में बदलाव क्रांतिकारी माध्यमों से, हिंसा और रक्तपात के माध्यम से आता है। इसलिए विकासवादी समाजवादी ये मानते हैं कि समाज में शांतिपूर्ण तरीकों से बदलाव हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाजवाद यह कम्युनिज्म और उदारवाद के बीच का समझौता है। व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के बीच समाजवाद यह आधे रास्ते पर है। समाजवाद यह कम्युनिज्म और आदर्शवाद के बीच का समझौता है। समाजवाद और कुछ नहीं बल्कि आदर्शवाद से व्यवहार्यता घटाना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, समाजवाद कम्युनिज्म और उदारवाद के बीच का समझौता है। क्वेश्चन नंबर 146, समाजवादी नैसर्गिक स्रोतों नेचुरल रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन इस कारण करना चाहते हैं, उत्पादन व्यय कम करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, शोषण रोकने के लिए, उनका संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए। तो ऑप्शन सी सही है, शोषण को रोकने के लिए समाजवादी नेचुरल रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, फैबियनिज्म का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? एंगेल्स, लास्की, सिडनी वेब, लेनिन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सिडनी वेब। 1884 में इंग्लैंड में फैबियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इसके सदस्यों में सिडनी वेब, बीट्रिस वेब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लॉस्की, टॉनीज और हर्मन फाइनर जैसे बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। फेमिनिज्म के समर्थक या फेमिनिस्ट जो थे वो ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण साधनों से धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से लाया जा सकता है। उसके लिए रक्तपात या हिंसा जिसकी बात मार्क्स करता था या लेनिन करता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148, फेबियनिज्म का नाम फेबियस आया है रोमन जनरल से। प्राचीन ग्रीक में स्थानीय शासन की एक इकाई, एक महत्वपूर्ण विश्व व्यापारी, एक धार्मिक नेता। तो इसमें ऑप्शन ए सही है और प्राचीन रोम में जनरल फेबियस के नाम से प्रेरणा प्राप्त कर इस सोसाइटी की स्थापना समाजवाद के सिद्धांतों
एवं कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। फेबियस की युद्ध कला की ये तकनीक ये थी कि वह अपने शत्रु को सदा उलझाए रखता था और उचित अवसर आने पर प्रहार करता था। फेबियन सोसाइटी ने भी अपने उद्देश्यों को इस नीति पर आधारित किया था। क्वेश्चन नंबर 149, फेबियनिज्म इसमें विश्वास करता था: अचानक और हिंसापूर्ण परिवर्तन, धीमा और शांतिपूर्ण परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, धार्मिक उपदेश से परिवर्तन। तो ऑप्शन बी एकदम सही है, धीमा और शांतिपूर्ण परिवर्तन, वो भी शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक सुधारों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 150, फेमिनिस्ट अपना कार्यक्रम इस प्रकार करते थे: प्रचार और प्रतिपादन के द्वारा, सामान्य आक्रमण द्वारा, पूर्णतः शासन प्रबंधन को ठप करके, ऊपरी तकनीक में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, प्रचार और प्रतिपादन के द्वारा फेमिनिस्ट अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 151, फेमिनिस्ट का प्रमुख हमला इनके विरुद्ध था: पूंजीवाद, बड़े उद्योग, केंद्रीकरण, निजी संपत्ति। तो फेमिनिस्ट जो लोग थे वो निजी संपत्ति के खिलाफ थे और संपत्ति को वो समाज का मानते थे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। संपूर्ण संपत्ति को वो समाज के नाम कर देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 152, फेमिनिज्म इनके बीच का मध्यम मार्ग है: व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद और आदर्शवाद, व्यक्तिवाद और समाजवाद, व्यक्तिवाद और फासिज्म। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद। चूंकि व्यक्तिवादी बहुत अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करते हैं, जबकि मार्क्सवादी इसके एकदम जस्ट अपोजिट हैं। तो इसलिए ये जो फेमिनिज्म है ये कुछ मार्क्सवाद से भी लेता है और कुछ चीज़ें व्यक्तिवाद से भी लेता है और एक बीच का मध्यम मार्ग निकालता है। क्वेश्चन नंबर 153, फेमिनिस्ट स्वामित्व इसके नाम करने का इरादा रखते थे: मजदूर, किसान, समाज, सामंती, राजा। तो ऑप्शन सी सही है, ऊपर की एक्सप्लेनेशन से आप समझ चुके होंगे। वो स्वामित्व किसको देना चाहते थे? समाज को देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 154, फेमिनिस्ट समाज के बेकार वर्ग को इस तरह समाप्त कर देना चाहते थे, यानी जो लेजी क्लास है उसको, सबके लिए अनिवार्य मजदूरी का आरंभ करके, जमीनी संपत्ति को हटाना, लोगों को शिक्षित करना, सभी सशक्तों को अनिवार्य मजदूरी दिलाना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जमीनी संपत्ति यानी निजी संपत्ति को हटा करके। क्वेश्चन नंबर 155, फेमिनिस्ट की सोच सीखी: स्टेट एक नैतिक संस्था है, शोषण का साधन है, आवश्यक बुराई है, लोगों का ट्रस्टी है, न्यासी है। तो नैतिक संस्था मानते हैं आदर्शवादी विचारक हीगल और बोसांके जैसे लोग। शोषण का साधन मानते हैं मार्क्स, एंजिल्स और जितने मार्क्सवादी हैं वो लोग। आवश्यक बुराई मानते हैं व्यक्तिवादी एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जेएस मिल जैसे लोग। लेकिन जो फेमिनिस्ट हैं वो स्टेट को लोगों का ट्रस्टी मानते हैं, उसका संरक्षक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, फेमिनिस्ट इसके पक्ष में थे: औरतों को मतदान का अधिकार, औरतों को मतदान का अधिकार नहीं देना, औरतों को कुछ शर्तों के साथ मतदान का अधिकार देना, इस विषय पर कभी कोई विचार नहीं दिया। तो क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर है ए, औरतों को मतदान देने के पक्ष में थे। फेबियन समाजवादी विचारक ये स्वीकार करते हैं कि राज्य का आधार अधिक व्यापक बना दिया जाए, नागरिकों को पूर्ण और स्वतंत्र मताधिकार प्रदान किया जाए, शिक्षा की सुविधाएं सबको प्रदान की जाएं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी शिक्षित कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 157, निम्न में से कौन सा समाजवाद का विकासात्मक समाजवाद का प्रकार नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको इस रूप में हम लोग देखते हैं कि समाजवाद के दो धाराएं हैं, एक है विकासवादी यानी इवोल्यूशनरी सोशलिज्म और दूसरा है क्रांतिकारी यानी रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। तो विकासवादी समाजवाद में मुख्यतः कौन कौन से आते हैं? तो फेबियन समाजवाद, गिल्ड समाजवाद और राजकीय समाजवाद या समष्टिवाद। दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी समाजवाद है, जो ये मानते हैं कि समाज में परिवर्तन हिंसा, क्रांति और रक्तपात से आता है, आसानी से या सरलता से शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन नहीं आ सकता। तो ऐसे लोग हैं मार्क्सवाद एक, तो दूसरा अराजकतावाद, श्रम संघवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद और माओवाद। ये क्रांतिकारी समाजवाद के समर्थक हैं। ये विचारधाराएं क्रांतिकारी समाजवाद के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 158, निम्न में से किसे गलती से क्रांतिकारी समाजवाद के प्रकार की सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 158, तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी, जैसा कि हम ऊपर की एक्सप्लेनेशन में भी देख चुके हैं। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद और श्रमिक संघवाद ये क्रांतिकारी मार्क्सवाद के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 159, क्रांतिकारी समाजवाद इसमें विश्वास करता है संवैधानिक तरीकों से बदलाव लाना, हिंसक क्रांति से बदलाव लाना, वर्तमान पद्धति को संपूर्णतः उलट देना और जैसे थे वैसे की स्थिति बनाए रखना, यानी स्टेटस वो बनाए रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंसक क्रांति से बदलाव लाना। क्वेश्चन नंबर 160, लोकतांत्रिक समाजवादी होते हैं सभी राष्ट्रीयकरण के खिलाफ, सभी उद्योगों के तुरंत राष्ट्रीयकरण के पक्ष में, उद्योगों का चरण में होने वाले राष्ट्रीयकरण के पक्ष में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उद्योगों का चरण दर चरण होने वाले राष्ट्रीयकरण के पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 161, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, पूर्ण विज्ञान और समाज विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक शाखा है। समाज विज्ञान में अन्य विषय जो आते हैं जैसे इतिहास है, समाज शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, ये सब जो है समाज विज्ञान के हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 163, फेमिनिस्ट चाहते थे कि जमीन का स्वामित्व इनके हक में हो, मजदूर, किसान, समाज, सामंती, राजा। तो फेमिनिस्ट चाहते थे कि जमीन का स्वामित्व समाज के पास होना चाहिए, वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, उस पर प्रहार करते थे। क्वेश्चन नंबर 163, लोकतांत्रिक समाजवादी के अनुसार योजित उत्पादन, प्लान्ड प्रोडक्शन इसलिए अच्छा है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप माल का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए ही सही है। लोकतांत्रिक समाजवाद का कंसेप्ट पंडित नेहरू से जुड़ा हुआ है। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने सोवियत संघ के मॉडल से प्रभावित होकर भारत में प्लान्ड इकोनॉमी की बात की, उसको लागू किया। लेकिन हमारे यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को अपनाया गया, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, कोई एग्जिस्टेंस में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, फैबियन सोसाइटी की स्थापना इसलिए हुई, कम्युनिज्म को लोकप्रिय करने के लिए, अराजकतावाद को लोकप्रिय करने के लिए, व्यक्तिवाद को अद्यावत करने के लिए, समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी एकदम सही है। समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए 1884 में ब्रिटेन में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और विश्लेषक ये बताते हैं कि जो लेबर पार्टी है ब्रिटेन की, उसको वैचारिक आधार फैबियन सोसाइटी ने ही प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 165, मार्क्स के अनुसार स्टेट होता है ईश्वरीय संस्था, सकारात्मक हित, जरूरी बुराई, शोषण का साधन। तो ऑप्शन डी एकदम सही है। मार्क्स स्टेट को शोषण का साधन मानता है और ये कहता है कि वो बुर्जुआ वर्ग की, बुर्जुआजी की कार्यकारिणी समिति है, वो उसी का फेवर करती है। क्वेश्चन नंबर 166, मार्क्स यहाँ से था, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। तो मार्क्स ओरिजिनली जर्मनी का रेसिडेंट था। इसके अलावा मैक्स वेबर भी जर्मनी से ही थे। क्वेश्चन नंबर 167, मार्क्स के अनुसार इतिहास इसका उत्पाद है। तो आपने मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का कंसेप्ट सुना होगा। मार्क्स ये मानता है कि इतिहास में जो मुख्य परिवर्तनकारी शक्ति है, जिसके कारण चेंजेस आते हैं, वो मैटर, पदार्थ, या जिसको भौतिक बल कहेंगे, वो है। ऑप्शन ए सही होता है। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते समय उसकी कुछ स्टेजेस बताई थी, जिनका क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले बताई थी उसने आदिम साम्यवाद, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। दूसरी थी दास्ता की अवस्था। तीसरी थी सामंतवादी अवस्था। फिर उसके बाद पूंजीवादी अवस्था। और मार्क्स ये कहता है कि पूंजीवाद जब अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो जो हैव नॉट्स हैं, यानी जिनका शोषण होता है, जिनके पास संसाधन नहीं है, श्रमिक हैं जो, वो उसके खिलाफ एक क्रांति कर देंगे और क्रांति करने के बाद एक शासन स्थापित होगा जिसको वो सर्वहारा का अधिनायक तंत्र कहता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट कहता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि ये जो अवस्था है सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की, ये एक ट्रांजिशनल फेज है, ये परमानेंट नहीं है। वो ये मानता है कि ये शासन तंत्र इसलिए स्थापित हुआ है ताकि पूंजीपति जिनके खिलाफ अभी अभी क्रांति हुई है, उनकी प्रतिक्रांति, काउंटर रिवॉल्यूशन की पावर को नील किया जा सके, शून्य किया जा सके। तो ये मानता है कि यहाँ पर स्टेट बहुत पावरफुल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज वर्ग विहीन होता जाएगा,
वैसे वैसे राज्य की आवश्यकता कम होती जाएगी और स्टेट विल विदर अवे, धीरे धीरे राज्य विलुप्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है मार्क्स का, तो आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 168, मार्क्स का इतिहास की भौतिकवादी धारणा सिद्धांत इस पूर्वानुमान पर आधारित है। मटेरियल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का मार्ग बदलता नहीं है, इतिहास का मार्ग समाज के नेतागण निर्धारित करते हैं, इतिहास का मार्ग आदमी का विवेक निर्धारित करता है, इतिहास का मार्ग उत्पादन की प्रणाली निर्धारित करती है। तो ऑप्शन डी एकदम सही है। मार्क्स बेसिकली एक सिद्धांत है उसका बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप ऐसे मानिए जैसे कोई पेड़ हो और उसकी जड़ हो, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद जो उसके तने हैं, उसके पत्ते हैं, उसके फूल और फल हैं, वो उसका सुपर स्ट्रक्चर हैं। तो यदि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है तो सुपर स्ट्रक्चर में खुद से खुद परिवर्तन आ जाता है। मार्क्स ये कहता है कि मैटर यानी भौतिक पदार्थ जिसमें उत्पादन प्रणाली है, उत्पादन की शक्ति है, जैसे ही इनमें परिवर्तन आता है तो राजनीति में, धर्म में, समाज में ऑटोमेटिकली स्वयं से परिवर्तन आ जाता है। इसके विपरीत हीगल ये मानता था कि इतिहास की जो मुख्य परिवर्तनकारी शक्ति है वो विचार है, आइडिया है। हालांकि द्वंद्वात्मक पद्धति को मार्क्स ने हीगल से ही ग्रहण किया, लेकिन क्या हुआ कि उसने विचार की जगह भौतिक पदार्थ को रख दिया। उतना परिवर्तन मार्क्स ने उस द्वंद्वात्मक पद्धति में किया। क्वेश्चन नंबर 169, मार्क्स के अनुसार समाज में वर्ग विभेद इस पर आधारित है, धर्म पर, सामाजिक प्रतिष्ठा पर, पारिवारिक प्रतिष्ठा पर या प्रतिकूल हितों पर। तो ऑप्शन डी सही है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के कारण समाज में वर्ग विभेद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, मार्क्स के अनुसार माल का मूल्य यह निर्धारित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजदूर, जमीन, पूंजी, ऊपरी सभी घटकों का संयोज्य है। तो मजदूर जो है वो लेबर शब्द है बेसिकली। तो मार्क्स ये मानता है कि मूल्य का वास्तविक निर्धारक श्रम होता है हमेशा, और वो ये मानता है कि चूंकि पूंजीवाद में पूंजीपति मजदूर को बहुत कम मजदूरी देता है। सपोज करिए मजदूर ने एक प्रोडक्ट बनाया, एक साड़ी तैयार की, तो वो ये मानता है कि उस मजदूर का जो श्रम है वही उस साड़ी का, उस प्रोडक्ट का वास्तविक मूल्य निर्धारक है। लेकिन मार्क्स ये बताता है कि पूंजीवाद में होता ये है कि सपोज करिए वो साड़ी बाजार में 500 रुपये की सेल हुई, 500 रुपये की बिकी, तो पूंजीपति मजदूर को 200 रुपये ही देता है या 100 रुपये ही देता है, और बाकी का जो पैसा है जो वास्तव में मजदूर को मिलना चाहिए था, क्योंकि उसी की बदौलत वो प्रोडक्शन हुआ है, पूंजीपति उसको अपनी जेब में रख लेता है, और मार्क्स इसी को अतिरिक्त मूल्य कहता है। क्वेश्चन नंबर 171, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के इतिहास के ऊपर के विचार को दर्शाता है? यानी इतिहास से संबंधित मार्क्स का विचार कौन सा है? इतिहास और कुछ नहीं बल्कि लोगों के बीच लड़ाई का रिकॉर्ड है। इतिहास और कुछ नहीं बल्कि दमनकारी और उत्पीड़ितों के बीच के संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास यह बीती घटनाओं का प्रमाणिक रिकॉर्ड है, ऊपर में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी एकदम सही है, इतिहास और कुछ नहीं बल्कि हैव और हैव नॉट्स के बीच संघर्ष का सिलसिला है। उसकी एक किताब है 1848 की, जिसको उसने एंजल्स के साथ मिलकर लिखा था, दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत छोटी किताब है। तो उसका पहला ही स्टेटमेंट है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। समाज के आज तक के जो विद्यमान इतिहास है उसका इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ली गई लाइन है। क्वेश्चन नंबर 172, मार्क्स समाजवाद के इस पक्ष में है। पूंजीवाद को बर्खास्त करना, पूंजीवाद को सुधारना, पूंजीवाद को जैसे थे वैसी स्थिति में बनाए रखना, ऊपर में से कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल पता होगा ऑप्शन ए सही है, वो पूंजीवाद को एकदम से बर्खास्त करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, मार्क्सवादी विश्वास करते हैं कि पूंजीवाद अपने आप को इस प्रकार नाश करता है। मार्क्स ये कहता था कि पूंजीवाद में स्वयं के ही विनाश के बीज निहित हैं, अपनी कब्र वो खुद खोदता है। क्यों खोदता है देखते हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है, मजदूरों को कम से कम मजदूरी देकर उनकी खरीदने की क्षमता कम करता है, मजदूरों को सरकार के कामकाज में हिस्सा लेने से मना करता है, अधिक निम्न वर्ग के लोगों को उनके ही श्रेणी में लाकर बृहद मात्रा में उत्पादन कर मजदूर वर्ग को आर्थिक दृष्टि से मुक्त करना। तो इसका सही आंसर है, मजदूरों को कम मजदूरी देकर उनकी खरीदने की क्षमता को कम कर देता है।
क्वेश्चन नंबर 174, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में इस कारण क्रांति होती है। विदेशी हस्तक्षेप से, पूंजीवादी विशेष श्रेणी को अधिक महत्व देने से, है और नहीं है इनके बीच बढ़ते विरोध से, यानी हैव्स और हैव नॉट्स के बीच बढ़ते विरोध से, शिक्षित लोगों का व्यवस्था के साथ नाराज होने से। तो आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन सी सही है यानी हैव और हैव नॉट्स के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट से, बढ़ते संघर्ष से। क्वेश्चन नंबर 175, मार्क्स ने बताया कि कम्युनिस्ट समाज में मध्यम वर्गीय श्रमजीवी पर अधिकार करेंगे, श्रमजीवी मध्यम वर्गीयों पर अधिकार करेंगे, मध्य वर्गीय और श्रमजीवियों का क्षेत्र स्पष्ट रूप से आंका जाएगा और किसी पर किसी का अधिकार नहीं होगा, मध्यम वर्गीय और श्रमजीवियों के बीच का विभेद नहीं होगा। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी की परिभाषा ही ये है कि वो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज है, इसलिए वहाँ पर कोई वर्ग ही नहीं होगा, सभी एक ही वर्ग के होंगे और वो वर्ग होगा श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 176, कम्युनिज्म जिसे मार्क्स और एंगल्स ने प्रस्तुत किया के बाद के तत्वज्ञानियों ने परिष्कृत किया, इसमें विश्वास रखता है। तो वो विश्वास रखता है कि उत्पादन के सभी साधन स्टेट के अधीन होने चाहिए और वितरण का काम भी उसी का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 177, मार्क्स पर जिन दो लोगों ने अत्यधिक असर डाला वो कौन थे? तो ऑप्शन इसका है सही सी, हेगल और फ्यूअरबाख। क्वेश्चन नंबर 177 का हुआ सी। थीसिस ऑन फ्यूअरबाख उसकी एक किताब भी है, उसमें उसने कहा है कि दार्शनिकों ने आज तक इतिहास की व्याख्या की है, आवश्यकता इसे बदलने की है। तो ये कहाँ से लिया गया स्टेटमेंट है? मार्क्स की किताब थीसिस ऑन फ्यूअरबाख। क्वेश्चन नंबर 178, निम्न में से कौन सी कल्पना मार्क्स ने हीगेल से उधार ली? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक पद्धति, ऊपर में से कोई नहीं। तो डायलेक्टिक मेथड जिसका जन्म बेसिकली यूनान में हुआ वो हीगल तक पहुंची और डायलेक्टिक मेथड को मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया। लेकिन मैंने ऊपर भी बताया कि जहां हीगल ये मानता था कि वाद प्रतिवाद और संवाद जो सतत श्रृंखला है द्वंद्वात्मक पद्धति की, उसमें जो चरम है वो राष्ट्र राज्य है, वहीं मार्क्स ये मानता था कि इस जो ये पद्धति चली आ रही है, इतिहास सतत रूप से बदल रहा है, इसका जो अंतिम स्टेज है वो एक साम्यवादी समाज है। हीगेल जहां मुख्य परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में विचार को देखता है, वहीं कार्ल मार्क्स उसकी जगह भौतिक पदार्थ रखता है। इसलिए ही ये कहा जाता है कि हीगल के समय में द्वंद्वात्मक पद्धति सर के बल यानी उल्टी खड़ी थी, मार्क्स ने उसको पैरों के बल खड़ा किया यानी सीधा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 179, निम्न में से कौन सा कथन गलती से मार्क्स के साथ जोड़ा गया है? राज्य यह मध्यम वर्गीयों की कार्यकारिणी समिति है, बिल्कुल ऐसा मानता है वो। गरीब लोगों की सुरक्षा और उनके हित उन्नयन के लिए राज्य बल का उपयोग करता है, नहीं, ऐसा नहीं मानता है। तो क्वेश्चन नंबर 179 का बी सही होगा, ऑप्शन बी, गरीब लोगों की सुरक्षा और उनके हित के उन्नयन के लिए देश बल का प्रयोग करता है, ऐसा मार्क्स नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 180, समाजवादियों के अनुसार सभी बुराइयों का मूल कारण क्या है? संपत्ति, समानता, लोकतंत्र, ऊपरी, सभी। तो आपको पता लगा होगा ऑप्शन ए, संपत्ति को वो सभी बुराइयों का कारण मानते हैं, जबकि उदारवादी जो समाजवाद की अपोजिट विचारधारा है वो संपत्ति के अधिकार को एक नेचुरल राइट मानते हैं, जैसा लॉक ने भी कहा था। क्वेश्चन नंबर 181, फासिज्म तत्वज्ञान के रूप में विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 181 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 19वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 182, फासिज्म का मुख्य हिमायत था हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, लास्की। तो ऊपर के तीन जो हैं ये लोग, ये तीनों ही कहीं ना कहीं एकदम से तानाशाह शासक रहे हैं, लेकिन फासिज्म जो है वो इटली में जन्मा पैदा हुआ और उसका जो मुख्य हिमायत था वो था मुसोलिनी, बेनितो मुसोलिनी उसका पूरा नाम था। और वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की जो अवधि है उसमें इटली का निरंकुश शासक था। क्वेश्चन नंबर 183, फासिज्म ऐसे पैदा हुआ, क्रिया का कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तत्वज्ञान और कार्यक्रम दोनों, ऊपर में से कोई नहीं। तो फासिज्म बेसिकली एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, एक क्रिया का कार्यक्रम है। थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन से दिक्कत होती है हिंदी में। तो ऑप्शन ए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कोई स्पष्ट दर्शन या तो कोई विशेष सिद्धांत नहीं है ये, बल्कि एक
प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। मुसोलिनी भी ऐसा ही कहता था। क्वेश्चन नंबर 184, फासिस्टों के अनुसार देश है शोषण का साधन, न्याय और सद्गुण का अवतार, वर्ग संघर्ष या फालतू। ऑप्शन बी सही है। फासिस्ट राज्य को न्याय और सद्गुण का अवतार मानते हैं और सब कुछ उसी के अधीन कर देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, आर्थिक क्षेत्र में फासिज्म इसके लिए उठ खड़ा हुआ, मुक्त व्यापार और स्पर्धा इसके लिए पूंजीवाद या उदारवाद खड़ा हुआ है, सभी आर्थिक गतिविधियों राज्य के नियंत्रण में हो, मजदूरों द्वारा उद्योग का नियंत्रण, ऊपर में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी एकदम सही है। सभी गतिविधियों पर वो राज्य का नियंत्रण चाहते हैं और लगभग सभी जो ये कहेंगे कि सर्वसत्तावादी प्रणाली होती हैं, ऑथोरिटेरियन सिस्टम होते हैं, उसमें यही स्थिति होती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 186, राजनीतिक क्षेत्र में फासिस्ट इसके लिए खड़े हुए, दल रहित सरकार, एक पक्ष सरकार, द्विदलीय सरकार और बहुदल सरकार। तो फासिस्ट लोग ये मानते थे कि दल, एक दल, बहुदल, इन सबसे ऊपर जो है वो नेता होता है और वो एक नेतृत्व में ही विश्वास रखते थे। फासिस्ट विचारधारा बेसिकली मुसोलिनी के साथ जुड़ी हुई है, जो इटली का निरंकुश शासक था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 187, फासिज्म इसके लिए हुआ, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, जी नहीं, वो लोकतंत्र का विरोधी दर्शन है एकदम से। वर्तमान लोकतांत्रिक संस्थाओं के दोष मिटाकर उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाना, बिल्कुल भी नहीं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्खास्त करना, उनको खत्म ही कर देना। ऑप्शन सी एकदम सही है। फासिज्म इसी के लिए पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 188, फासिस्ट विभिन्न कारणों से लोकतंत्र के विरुद्ध थे, निम्न में से कौन सा कारण गलती से सूची में डाला गया है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि बहुसंख्यकों में मूर्ख होते हैं, वो ऐसा कोई तर्क लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं देते थे। क्वेश्चन नंबर 189, फासिस्टों का इटली में प्रमुख उद्देश्य इटली को इसमें परिवर्तित करना था, सोशलिस्ट कंट्री में, हस्तक्षेप कंट्री में, बृहत पावर में, ऊपरी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी एकदम सही है, वो उसको एक मेगा पावर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 190, फासिज्म, यह शब्द फासियो जो लैटिन भाषा का शब्द है उससे लिया गया है। इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है लकड़ियों का या डंडियों का, लाठियों का एक बंडल, ए बंच ऑफ स्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 191, फासिस्ट मानते थे व्यक्ति देश से श्रेष्ठ है, देश व्यक्ति से श्रेष्ठ है, तो वो स्टेट को व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते थे और सभी सर्वसत्ताधारी प्रणालियों में यही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 192, निम्न में से कौन फासिस्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है? लोग, नेतागण, चुनी हुई संसद या स्टेट? तो वो स्टेट को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। क्वेश्चन नंबर 193, इटली में फासिज्म के उदय का प्रमुख कारण था पुनर्जीवन, पहला विश्व युद्ध, नेपोलियनी लड़ाइयाँ, औद्योगिक क्रांति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध इटली में फासिज्म के उदय का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 194, किसने बचत को आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त बताया? एडम स्मिथ ने ऐसा कहा कि बचत आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त है। एडम स्मिथ के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। टी.एच. मार्शल नागरिकता सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, विकास के शास्त्रीय सिद्धांत पर की गई निम्न में से कौन सी आलोचना सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसने विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बहुत अधिक महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 196, मार्क्स का विकास सिद्धांत, वह वास्तविकता में आर्थिक सिद्धांत था, वास्तविकता में वह राजनीतिक सिद्धांत था, वास्तविकता में वह सामाजिक आर्थिक सिद्धांत था, वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटकों का मिश्रण था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्क्स का विकास सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटकों का मिश्रण था। क्वेश्चन नंबर 197, मार्क्स के अनुसार जमा की गई पूंजी का विकास के लिए योगदान तभी मुमकिन है जब होता है प्रौद्योगिकी सुधार, मजदूरी में कमी, काम की समय अवधि में इजाफा, ऊपर में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मजदूरी में कमी। क्वेश्चन नंबर 198, किसने आर्थिक विकास को पूंजी संग्रह और जनसंख्या बढ़त के बीच दौड़ बताया? मार्क्सवादी लेखक, शास्त्रीय लेखक, नवशास्त्रीय लेखक, सभी तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवशास्त्रीय लेखक। क्वेश्चन नंबर 199, विकास के नवशास्त्रीय सिद्धांत का प्रमुख दोष क्या है?
वह राजनीतिक स्थिरता और लोगों का रवैया जैसे घटकों को बहुत अधिक महत्व देता है। वह राजनीतिक स्थिरता और लोगों का रवैया जैसे घटकों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। वह विकास को क्रमिक मानने से इनकार करता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वह राजनीतिक स्थिरता और लोगों का रवैया जैसे घटकों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 200 लास्ट क्वेश्चन। सामाजिक देश इसके लिए खड़ा होता है। गरीब और पिछड़े लोगों का दर्जा बढ़ाना, समाज के सभी सदस्यों को प्रगति के लिए अत्यधिक मौके मुहैया कराना, देश को केवल पॉलिश कार्य करना है, व्यक्ति को पूर्णतः मरने के लिए छोड़ना है। तो ऑप्शन बी एकदम सही है। समाज के सभी सदस्यों को प्रगति के लिए अत्यधिक मौके मुहैया कराना समाजवादी देश का प्रमुख काम होता है। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। जल्द ही हम 2018 फीमेल कैंडिडेट्स का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है DSSB PGT का, उसको डिस्कस करेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पर टिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।